देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर है, ठीक है। तो इससे पहले आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा था, तो डिमांड चैप्टर में आपको ये बताया गया होगा कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है आपको कितना चेंज होता है। कितना का मतलब होता है हाउ मच आर चेंजिंग इन क्वांटिटी। देखो प्राइस में चेंज होने की वजह से या इनकम में चेंज होने की वजह से या फिर अदर कोई गुड्स है उसकी वजह से, मतलब डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, इतना 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 कितना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी आपको बताता है कि हाउ मच आर चेंज इन द डिमांड, तो कितना चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अब क्लास 12 में तो तुमसे मीनिंग वगैरह तो नहीं पूछेगा, बताओ भैया डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 4 दिन पहले स्पेसिमेन आया उसको देखो, जो जबरदस्त पेपर आया है स्पेसिमेन का। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आपका विदाउट केस बेस हो, सारे के सारे कैसे रहेंगे, केस स्टडी है। टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 केस स्टडी है, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 है, ठीक है। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या होता है, दूसरा क्या होता है, ठीक है, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा बताओ, ठीक है, एंड लास्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब तुम्हारे क्लास 12 में जो डिटेल में है वो क्या है, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी भी है, लेकिन मतलब इतना डीप में नहीं जितना डीप में तुम्हारा ये है, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पहले बात करें, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है, क्या, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है जब इनकम में चेंज होने की डिमांड में चेंज हो। इनकम चेंज हो रही है, शिफा पहले 100 रुपए कमाती थी, अब 100-200 कमाने लगी, इनकम बढ़ी तो क्या करेगी, डिमांड ज्यादा बढ़ा देगी, और इनकम कम हो गई तो डिमांड घटा देगी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, दो तरह के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, पढ़ा होगा। तो जो गुड्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अब जब यहाँ पहुंचेंगे तो तुमको अच्छे से बताएंगे, फिलहाल के लिए तुम्हें पढ़ना है पहले वो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है, तो जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो वो क्या हो गया, प्राइस लेवल। व्हेन प्राइस आर चेंजिंग, व्हेन डिमांड आर चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन प्राइस, व्हेन डिमांड आर चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है। और कितना चेंज हो रहा है तो वो हो गया। अब जब इसको हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें न्यूमेरिकल से पहले एक टॉपिक आता है, हम लोग बोलते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोलते हैं, डिग्रीज। अब डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो कितने तरह की डिग्री होती है, 5 डिग्रीज होती है। पहली होती है EP इज इक्वल टू 0, फिर होती है EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट, फिर लेस देन 1, फिर EP ग्रेटर देन 1। 5 डिग्रीज होती है, EP इज इक्वल टू 0, EP इज इक्वल टू इन्फिनाइट, EP इज इक्वल टू 1, EP लेस देन 1, EP ग्रेटर देन 1। EP इज इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, रुक जाओ जी, EP इज इक्वल टू 0 को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मौका मिलेगा ना आपको, हिम्मत रखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। उसके बाद अदीबा EP इक्वल टू इन्फिनाइट क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्या बोलते हैं, ठीक है। EP इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्या बोलते हैं, ठीक है। EP लेस देन 1, अगर कोई लेस देन 1 है, वो एक से कम आ रहा है तो वो क्या होगा, लेस इलास्टिक, या फिर इसका दूसरा नाम है इन इलास्टिक। जैसे कौसर का नाम यहाँ कौसर है, घर में मान लो छोटू हो गया तो क्या हो गया, 2 नाम है तो क्या होगा, उसी तरह इसका भी 2 नाम है, इसको लेस इलास्टिक बोलते हैं या फिर इन इलास्टिक। और EP ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, जैसे इनका नाम है अलीशा या फिर आलम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक हाईली इलास्टिक या फिर, ठीक है आलम समझ में आ गया, तो ये क्या हो गया, हाईली इलास्टिक या फिर इलास्टिक, ठीक है। कोई दिक्कत, अब दिक्कत होगी क्या नहीं, अभी तो ये कुछ है क्या, ये तो देखो 5 डिग्रीज होती है। अब पांचों में क्या है, क्या है, क्या ये
पहले ईपी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये है क्या, देखो ये मैंने लिया, ये आपका है प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी डिमांड। ये आपको ये बोलता है कि प्राइस में जितना भी चेंज हो लेकिन डिमांड में चेंज नहीं होगा। प्राइस में जितना भी चेंज होगा डिमांड में चेंज नहीं होगा। और सर प्राइस में जितना भी चेंज होगा डिमांड में चेंज नहीं होगा। जैसे प्राइस यहाँ पर था 20 20 20, तीनों प्राइस क्या है, नहीं यार 20 30 20 10, सॉरी प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है ना। तो क्या होगा, डिमांड कितनी थी 100 100 100, मतलब ईपी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है प्राइस में चेंज हो लेकिन डिमांड में चेंज ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी इक्वल टू जीरो या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका कर्व कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, ये क्या है आपका प्राइस, ये आपका क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कहाँ तक है 30, लिखो 10 20 30। प्राइस का डिमांड कहाँ तक है 100 50 100 150, ठीक। अब मुझे बताओ 30 में कितना, 30 में कितना 100, 20 में कितना, 10 पे कितना, तीनों में क्या दिख रहा है 100 100 100। कैसे लाइन बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है जब प्राइस 10 था डिमांड कितनी थी 100, जब प्राइस 20 हुआ डिमांड कितनी है, प्राइस जब 30 हुआ डिमांड कितनी है। दैट मीन्स ये क्या, ईपीएस इक्वल टू जीरो, कि आप चाहे जितना चेंज करो प्राइस में लेकिन डिमांड में चेंज नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली, बोलो शाहरुख खान, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। ओके, कोई परेशानी यहाँ तक आपको नहीं है। चलिए अगला क्या है, ईपीएस इक्वल टू जीरो के बाद क्या, ईपीएस इक्वल टू इनफिनाइट। कैसे होता है जी, इसका मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या होता है, इसका अपोजिट ये बोलता है कि प्राइस में चेंज नहीं होगा लेकिन कहाँ चेंज होगा, डिमांड में चेंज होगा। तो ये क्या है आपका सखावत, प्राइस, ये क्या है आपका, ठीक है। तो देखो प्राइस कितना था 20 20 20, तीनों में कितना 20, डिमांड पहले आपकी 50 थी, फिर आपको उसको चाहे चेंज बढ़ा लो चाहे घटा लो जो तुम्हारा मन करे, 50 100 150। मतलब ये बता रहा है प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, एक्स एक्सिस ये कौन है इसका, वाई, ये क्या है, ये ओरिजिन, ये क्या है। चलिए तो क्वांटिटी कितना है 50 100 150, इधर क्या होगा 20 30 फिर 40, 20 में कितना 50, 20 में कितना 20 में कितना, ठीक है। कैसे बनेगा ये, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या बताता है कि देखो जब प्राइस 20 था तो तब भी ये 50 था, प्राइस 20 है डिमांड कितनी हो गई 100, प्राइस 20 है डिमांड कितनी हो गई 150। क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया देखो प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ईपी इक्वल टू इनफिनाइट, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो दो हो गए। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ये होता है जो स्ट्रेट बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड में चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा क्या बनता है मिस्टर अलीशा, क्या हो गया, अच्छा चलिए देखिए फिर ऐसी बात है तो ईपी इक्वल टू 1, ईपी इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है बोलिए, यूनिटरी इलास्टिक। खाना नहीं खाती क्या आप, चलिए अब खाइएगा इससे, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। तो कौन सा, तो बिल्कुल नहीं खाती बेचारी, यूनिटरी इलास्टिक, क्रैक्स खा खा के बड़ी हुई है, तो ये यूनिटरी इलास्टिक है। तो ईपी इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है मिस्टर रमशा, सॉरी मिस रमशा, ये बताइए, ये प्राइस है, ये क्या है, ठीक है। देखो
प्राइस में ये है ये, ठीक है, प्राइस में इतना चेंज तो डिमांड में इतना चेंज, इतना इतना, मतलब क्या हो रहा है, दोनों इक्वल से चेंज हो रहा है, जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उसी हिसाब से डिमांड में भी चेंज हो रहा है। तो जैसे देखो प्राइस कितना था 30 20 10, प्राइस में कितने का चेंज है 10 का, तो डिमांड में भी 50 60 70, डिमांड में कितने का चेंज 10 का, यानी कि जितने परसेंट का चेंज प्राइस में है उतने ही परसेंट का चेंज डिमांड में भी है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। प्राइस पे आइए 10 20 30 40 50 60 70 80, अच्छा 30 में कितना 30 में कितना 50, 20 में कितना 10 पे कितना, समझ पा रहे हैं कैसे बनेगा ऐसे। तो ये क्या दिखा रहा है कि जितने का चेंज हो रहा है प्राइस में उतने का डिमांड में, बनाना हो उसको ऐसे बना लो, बुक में ऐसे बना होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे कैसे कैसे, ठीक है, ये ऐसे बन गया। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया आपका EP इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है, ये 3 हो गया। इसके बाद क्या बनता है भाई साहब, 3 हो गया, चौथा बताओ, नाम बताओ। इक्वल टू तो होता ही नहीं है, EP लेस देन 1 क्या होता है, देखिए EP लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, देखो डिमांड में भी चेंज होगा प्राइस में भी चेंज होगा, लेकिन उठिए बेटा आप क्यों लेट गए, उठिए, तो प्राइस में भी चेंज होगा और डिमांड में भी चेंज होगा, लेकिन जिस स्पीड से प्राइस में चेंज होगा उस स्पीड से डिमांड में चेंज नहीं होगा। मतलब मान लो ये प्राइस है डिमांड है, तो प्राइस ये गया तो डिमांड ये हुआ, मतलब चेंज दोनों में हो रहा है, लेकिन उस स्पीड से चेंज नहीं होगा जिस स्पीड से, ठीक है, जैसे कैसे देखो ऐसे, प्राइस ये क्या है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, तो प्राइस क्या होगा 30 20 10, कितने का चेंज 10 का, डिमांड कितनी थी 50 55 60, इनको बुलाइए, तो डिमांड में कितने चेंज है, प्राइस में कितने का चेंज है, तो जिस स्पीड से ये तेज चेंज हो रहा है उतनी स्पीड से चेंज हो रहे नहीं हो रहे ना, तो अब जो नहीं हो रहे उनको छोड़ो, जो चेंज हो रहे हैं तो कैसे करोगे, ऐसे ऐसे एक्स वाई प्राइस ओरिजिन पॉइंट, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, कितना है 10 20 30 40, इधर 50 60 70, 30 पे कितना 30 पे कितना 50, 20 पे कितना 55, कहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, तो अच्छा 10 पे कितना कहाँ आएगा यहाँ, कैसे बनेगा ऐसे, ठीक है, स्केल से बनाना ठीक ठाक बन जाएगा। ये क्या है आपका EP लेस देन 1, यानी कि इन इलास्टिक। अब सुनो ध्यान से, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये यहां भी आ रहा है ये यहां भी आ रहा है, लेकिन देखो ये बीच से एकदम आता है मिड से, जो EP इक्वल टू 1 होता है, लेकिन जो लेस देन 1 होता है यहां से आता है वो ये होता है, देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन जो ये आएगा वो एग्जैक्टली आएगा, ये हो गया EP लेस देन 1, ये हो गया EP इक्वल टू 1 हो गया, और जो लास्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए एस प्राइस, ये क्या है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है सखावत, ये क्या है प्राइस है क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस कितना बोलिए 30 ले ले 30 20 10, अब लास्ट वाला EP ग्रेटर देन, इसका मतलब ये होता है हाईली इलास्टिक का मतलब प्राइस में चेंज हुआ डिमांड में भी चेंज हुआ, लेकिन प्राइस के कंपैरेटिवली डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस में इतना डिमांड में इतना, ठीक है,
तो जब ज्यादा चेंज होगा, जब कंपैरेटिवली प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में ज्यादा चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक। 30 पे कितना 50, 20 पे कितना 70, 10 पे कितना, मतलब इतना दिखाओगे। ये 10-10 का चेंज है तो 15-20 जितना भी उससे ज्यादा का चेंज होना चाहिए। ठीक है, देखो भैया सखावत, ये क्या है, एक्स है तुम्हारा, ये वाई है, ये क्या है, अरे हंसने की बात है, देखो इधर, ये सखावत क्या हो गया तुम्हारा प्राइस, ये क्या हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। बड़ी जल्दी आ गई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। ये क्या है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, 10, 20, 30, ठीक है सखावत। तो अब ये बताओ डिमांड कहाँ तक गई है, 90 तक। सखावत के एक्स को मिटा दिया यहाँ से, ठीक है, आगे बढ़ा दिया, एक्स हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है सखावत। इसके बाद यहाँ क्या होगा 10, 20, 30, 30 पे कितना 30 पे इतना 50, 20 पे कितना 20 किधर 70 किधर, आ जाओ इधर, 10 किधर 10 पे कितना 10 इधर, 90 किधर, ये इधर एक्स के पास। तो कैसे होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में। ये क्या दिखा रहे हो, ज्यादा चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं ईपी ग्रेटर देन 1, यानी कि बोलो सखावत 7वीं 8वीं वाले चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो। तो ये क्या हो गया हाईली इलास्टिक, ठीक। देखो एक फ्रेम में आ गए सब, फोटो तो लेना है तो उसकी ले लो, लेना है फोटो किसी की, चलो वीडियो तो अपलोड करेंगे ना, निकाल लेना वहां से। देखो इधर, इसके बाद ये तो हो गया। अगर मैं इन सारी चीजों को एक साथ बनाऊं तो कैसे होगा, देखो ये आपने एक कर्व बनाया, क्या है ये सखावत, एक्स एक्सिस, ये क्या है, ये क्या है प्राइस, ये क्या है ओरिजिन पॉइंट, ये क्या है क्वांटिटी। अब देखो अगर हम जब ईपी इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तुम भी देखो, तो अगर ईपी इक्वल टू 0 का मतलब था कि प्राइस पे चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज, तो कैसे बनता था ऐसे, याद आया। तो ये क्या हो गया आपका ईपी इक्वल टू 0। फिर ये क्या था, एक इधर से गया, आओ भाई, जो एकदम स्ट्रेट गया इसके, ये क्या था ईपी इक्वल टू इनफाइनाइट था ना, यही था। पेपर में तुम्हारे ये नहीं बोलेगा कि पूरा जिस तरह से इस तरह से बना के दिखाओ, ठीक है, ये समझाने की तुमको कराया है कि हुआ कैसे, ये नहीं जनरली तुमसे खाली बोलेगा बना दो, तुम क्या करोगे वो बनाना रहेगा। इक्वल टू 0 इनफाइनाइट हो गया, इक्वल टू 1 कैसे होता है भैया, ये देखो जब 20 से जो जाता है ना वो क्या होता है ईपी इक्वल टू 1, जिसमें ज्यादा का चेंज होगा उसमें क्या होगा मालूम है, यहीं से जाएगा लेकिन वो इधर जाएगा, वो क्या हो जाएगा ईपी, और जिसमें थोड़ा सा चेंज होगा वो क्या होगा, यहां से लाओ इधर ईपी लेस देन 1। समझ में आई बात। ये आपके 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी जो डिमांड होते हैं, और शायद पेपर में आ जाए तो हार्ड पेपर बनता है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया ईपी, बोलिए डरिए नहीं, डरिए नहीं, बोलिए क्या हो गया ये ईपी, बोलिए दिखाइए, अरे रुक जाए बोले, ये क्या आ गया ईपी, और ये क्या है जो सीधा आ रहा है, अब बताइए जो ये इधर जा रहा है ये क्या है, और जो ये इधर आ रहा है ये क्या है, वेरी गुड गर्ल। आप बताइए कौसर, ये जो बीच से निकलते हुए जा रहा है कौन है, अच्छा, और जो इधर चला गया हरा हरा, हाँ तुम्हारी क्या हो गया हरी हो गई है इधर से क्या हुआ, और ये सीधा आ रहा है ये क्या हो गया 0, ठीक है, मेहनत करो नहीं तो 0 बन जाओगे तुम, ठीक है। चलो आगे देखो, ये क्या हो गया आपका इतना हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद
आपका जो टॉपिक बनता है उसमें न्यूमेरिकल आता है पहले, ठीक है। न्यूमेरिकल, फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, फिर और पता नहीं क्या क्या मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड है। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं भैया, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले, न्यूमेरिकल बाद में करना, पहले इसको निकालना क्या है। 3 मेथड है, एक होता है परसेंटेज मेथड, दूसरा बोलिए, ओह वेरी गुड गर्ल, फिर पॉइंट मेथड को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम बताइए आप उनकी तरफ मत देखिए, आप इधर देखिए, बताइए पॉइंट मेथड को क्या और बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। 3 तरीकों में पहला नंबर पर होता है परसेंटेज मेथड, क्या होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा मेथड होता है, एंड डाल लेना, ऊपर लिखा है मेजरिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देयर आर 3 मेथड करके लिख लेना, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरे वाले का नाम क्या है, पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। पॉइंट मेथड इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक मेथड। अब देखो, इसका न्यूमेरिकल सिलेबस पे नहीं है, आपके सिलेबस में जो न्यूमेरिकल है सिर्फ इसका है, परसेंटेज मेथड का है, ठीक है। अब जब परसेंटेज मेथड की बात आती है, पूछिए, डरिए नहीं, हमसे बताइए है क्या, है नहीं भैया, नहीं है। बुक लिया है, फर्स्ट पेज पे चेक करिए, वहां लिखा रहता है क्या क्या सिलेबस पे, ठीक है। तो जो पहला मेथड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है ईपी इज इक्वल टू, बोलो, अच्छा स्कूल में भी तो पढ़ती हो, वहां क्या करती हो, जाने का फायदा क्या है स्कूल डेली, बताओ कुछ तो बताओ, नहीं जाओगी, स्कूल में कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, स्कूल है कि क्या है, परसेंटेज, क्वांटिटी डिमांडेड, ये आप लोग को याद है कि आपने बुक खोला हुआ है, याद भी है, बुक बंद कर दी, फिर देखते हैं। परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको, ये तो ये फॉर्मूला हो गया। इसको हम लोग इस तरह से भी निकालते हैं, जब हमें कुछ चीज पता नहीं होती है, हम लोग बोलते हैं डेल्टा क्यू अपॉन इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अगर पता है डायरेक्ट 10 है, 12 है, 13 है, जो भी नंबर पता है लिख दो, नहीं पता है अगर, तो ये फॉर्मूला रहेगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ठीक है, ठीक है। बार बार लिख रहे हो, 5वीं बार पढ़ा रहे, 5वीं बार लिख रहे हो। उसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ईपी इक्वल टू, क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये क्या है भैया आपका, ठीक है। तो ये कभी ये फॉर्मूला फिट होगा, कभी ये लगेगा, कभी इसकी जरूरत पड़ जाएगी, तो सिचुएशन के हिसाब से इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। नोट करो, फिर बताते हैं, कॉपी निकालो, पहुंचा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इससे पहले एक चीज देखो, जब भी निकालोगे तो क्या लिखा था आपने, फॉर्मूला था ईपी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है, ये लिखा है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज बताओ, पी का मतलब होता है इनिशियल प्राइस, क्या होता है, क्यू का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी, क्या होता है, इनिशियल मतलब जो पहले थी, इनिशियल मतलब जो पहले थी, चेंज होने से पहले। और फिर डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, बोलिए, चेंज इन प्राइस, और डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन डिमांड, हाँ चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो जनरली क्वेश्चन मान लो एक करते हैं, फिलहाल के लिए उसको छोड़ो क्वेश्चन, मान लो एक प्राइस था, प्राइस आपका कितना हो गया, 10 से 12 हो गया। तो अब तो जनरली जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, घट जाती है। तो क्वांटिटी पहले 50 थी, जैसे ही बढ़ी तो क्या, प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगी, 50 to 40 हो गई, यानी कि कम हो गई, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है।
जनरली क्वेश्चन है। तो मुझे ये बताओ इसमें इनिशियल पी क्या है, पहले कितना था प्राइस 10, तो पी क्या है हमारा 10। डेल्टा पी का मतलब चेंज कितने का हुआ, कितने का चेंज हुआ है 10 से 12, कितने का चेंज है 2 का। डेल्टा पी क्या होगा हमारा 2। क्वांटिटी कितनी थी 50, चेंज कितने का क्वांटिटी में, डेल्टा क्यू क्या होगा 10। ये हो गया, इतनी बात समझ में आई। फॉर्मूला पुट करूं, ईपी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना है 10, डेल्टा पी कितना है, पी कितना है, क्यू कितना है, सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1। तुम कैलकुलस से भी करके देख सकते हो, सिंपल मल्टीप्लाई करो 10 का 10 से, 2 का 5 इससे डिवाइड कर दो कि वो 1 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, तो अगर 1 आया तो आंसर की कौन सी डिमांड है ये, अगर 1 आया ईपी इक्वल टू 1 आया तो क्या हुआ ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो जो हमने वो व्हाट्सएप पे भेजा है और बुक में भी है, देखो सामने आ रहा है आपकी जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 1 है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइसेस फ्रॉम ₹5 to ₹6। रामशा प्राइस कितना है इसमें 5, फिर कितना हो गया, तो 5 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो पहले प्राइस कितना था 5, तो पी कितना है 5, चेंज कितने का प्राइस में 1, डेल्टा पी इज इक्वल टू 1। अब बताइए एज अ रिजल्ट इस डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 यूनिट टू 80 यूनिट। 100 यूनिट से कितनी होगी डिमांड 80, तो पहले कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी 100। क्या हुआ, तुम लोग कोई बीमारी मारी है क्या, तुम लोग पीछे क्या बैठते हो कर रहे। डेल्टा क्यू कितना होगा 20, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। वैल्यू पुट करना कैसे, ईपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना है 20, डेल्टा पी कितना है 1, पी कितना है 5, क्यू कितना है, सॉल्व करो 25 जा 100, 1 का 100 से मल्टीप्लाई 100, 100 कैंसिल। पढ़ने जा रहे हैं अभी वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भैया क्या होता है, देखो हम लोग तो जानते हैं कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। अब लेकिन कितनी घटती है कितनी बढ़ती है कैसे मालूम चलेगा, तो परसेंटेज मेथड से तो समझ में आ गई थी बात। अब एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालते हैं, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो और तुमको दिखाता हूँ समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो 5 मिनट के अंदर ये मैंने बनाया एक बॉक्स, ठीक है, ये है आपका प्राइस, क्या है बेटा आपका ये प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पर एक टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड और टोटल एक्सपेंडिचर, दैट्स इट। इतनी बात समझ में आ रही है, जी सर आ रही है। अब मान लो प्राइस आपका था कितना ले लिया जाए, मान लेते हैं 50, ठीक, और यहाँ पर मैंने ले लिया 40। ठीक है, अब ये बताओ जनरल सी बात है जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है बढ़ती है, इतना तो आपने पढ़ा है। प्राइस जब घटता है तो डिमांड क्या होती है बढ़ती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर था तो प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 30, कितनी थी बेटा 30, ठीक है। और लेकिन ये बताओ, और जैसे ही ये घटी मतलब जैसे ही प्राइस घटा डिमांड हो गई मान लो 60, कितनी हो गई 60, ठीक। तो अब ये बताओ 50 का अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 15 00, यानी कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40 का 60 से करेंगे कितना हो जाएगा 0 0 4 6 24। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे प्राइस घटा वैसे वैसे डिमांड क्या हुई बढ़ी। तो अब देखो डिमांड कभी क्या होती है ज़्यादा बढ़ती, कभी डिमांड क्या होती है कम बढ़ती है। तो यहाँ पर प्राइस घटने में डिमांड तो बढ़ेगी, ये तो कंफर्म है, डिमांड तो बढ़ेगी,
कभी ज्यादा कभी कम। यहाँ पर 30 और 60 हुई, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, अभी तक आप प्राइस और डिमांड देख रहे थे, अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड है। क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आप प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखो। किसका देखो? टोटल एक्सपेंडिचर का। तो देखो जब प्राइस घट रहा है तो डिमांड, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब प्राइस 50 से 40 हो रहा है तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है वहां पर क्या होगा? कौन सी डिग्री बनेगी? ईपी ग्रेटर देन। क्या होगा वहां पर? हाईली इलास्टिक। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए बेटा जहां पर आपका प्राइस घटने पर एक्सपेंडिचर बढ़े, वहां पर क्या होगा? हाईली इलास्टिक होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो और क्लैरिटी मिलेगी। नंबर 2 पर ऐसी बनाता हूं, फिर से मान लो यहाँ पर है प्राइस 50, यहाँ पर है क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पर है टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, यहाँ पर प्राइस लिख लो, प्राइस अब 50 और 40। ठीक, अब प्राइस क्या हो रहा है? घट रहा है। डिमांड भी क्या होती है? घटती बढ़ती, जाहिर सी बात है। मान लो डिमांड आपकी थी 40, कितनी थी डिमांड भैया आपकी? 40। ठीक है, अब ये बताओ, तो प्राइस, जो प्राइस तो 40 था और डिमांड कितनी थी? 40। तो अब बताओ, और जैसे ही प्राइस घटा तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो मान लो डिमांड क्या होगी? 40 से 50 हो गई। क्या होगी? 50 हो गई। तो जाहिर सी बात है प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया? 50 से 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 0 0 5 4 20, कितना आया? 2000। और यहाँ पर कितना आएगा? 0 0 4 5 20, कितना आया? 2000। तो देखो प्राइस घटा, डिमांड तो बढ़ी, लेकिन एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया? कुछ चेंज नहीं है। मतलब प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर क्या है? सेम है। क्या है? सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स जब कुछ चेंज ना हो एक्सपेंडिचर में, यहाँ पर भी 2000, यहाँ पर भी 2000, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका? ईपी इज इक्वल टू 1 1 1। ये नहीं, अगर आपने परसेंटेज मेथड का नहीं देखा है तो नेथरी देखो, इजीली समझ में आएगा कि ईपी ग्रेटर देन ईपी इज इक्वल टू 1 क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी जिसने देखा हो उसको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? यूनिटरी इलास्टिक। क्या हो जाएगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तीसरा देखो, ये निकालने का तरीका है। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस घटने पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हाईली इलास्टिक। प्राइस घटने पर एक्सपेंडिचर सेम है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक। और तीसरा क्या है? ये है आपका प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्या है आपका बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर। राइट, तो प्राइस था मान लो 50, ठीक है, 50 था ही, और यहाँ पर कितना था? 40। ठीक है, तो अब ये बताओ, ले लो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? आप ले लो 40। ठीक है, और यहाँ पर कितने थी? मान लो 45। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर हम लोग प्राइस घट रहा है, डिमांड तो यहाँ भी बढ़ रही है। राइट, प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आ रहा है? 50 से 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2000। और 40 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? नौ में कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ यार, इतनी मेहनत करने से तो अच्छा ही है। 40 इंटू 45, 40 इंटू 45 कितना हो जाएगा? 1800, 1800। तो देखो प्राइस तो घट रहा है, डिमांड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्राइस तो घट रहा है, डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? घट रहा है। जब एक्सपेंडिचर बढ़ा, ईपी ग्रेटर देन 1, जो एक्सपेंडिचर सेम था, ईपी इज इक्वल टू 1, और जो एक्सपेंडिचर कम हुआ तो वो क्या है? ईपी लेस देन 1। क्या है बेटा? ईपी लेस देन 1, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका? इनइलास्टिक। क्या हो गया? इनइलास्टिक। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो जब प्राइस चेंज होने पर देखो, तीनों में प्राइस घटा भी है और तीनों में डिमांड बढ़ी भी है, लेकिन किसी में ज्यादा बढ़ी, किसी में कम बढ़ी, किसी में और कम बढ़ी। तो जब एक्सपेंडिचर बढ़े, हाईली इलास्टिक, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, यूनिटरी इलास्टिक, और एक्सपेंडिचर अगर घट रहा हो तो इनइलास्टिक। इसका कर्व कैसे बनेगा वो भी देख लो, तो एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको रफ करें, चलो। कर्व कैसे बनता भैया? ये आपने लिया, फिर आपने इधर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया बाबू आपका वाई एक्सिस। इधर साइड ले लो आप लोग प्राइस, इधर साइड ले लो ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ पर क्या लोगे? एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। अब ये बताओ,
शुरू में भाई प्राइस क्या होगा, ओवर बढ़ेगा, कुछ भी ले लो प्राइस 10 20 30 40 50, 10 20 ऐसे ही होगा ना, 50 तक जाएगा तो प्राइस लेना नहीं है, बस आप दिखा देना ये प्राइस है। और इधर साइड क्या दिखाओगे आप, एक्सपेंडिचर दिखाओगे, क्या दिखाओगे इधर साइड आप, एक्सपेंडिचर दिखाओगे, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो प्राइस ऊपर एक्सपेंडिचर इधर। तो कैसे करोगे, देखो तो एक्सपेंडिचर कहां तक है, शुरू में क्या हो रहा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भाई यहाँ पर जाहिर सी बात है 100 रहा होगा 200 ऐसे ही तो रहा होगा ना, तो शुरू में क्या रहेगा एक्सपेंडिचर आपका ये रहेगा और धीरे 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 क्या होगा बढ़ेगा। भाई देखो अगर यहाँ पे 100 है, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, तो जैसे होगा 1500 है, तो यहाँ 1000 है, 1200, 1400, यानी कि जितना आगे जाओगे उतना बढ़ेगा। तो एक्सपेंडिचर यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब एक टाइम पर क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर देखो कोई भी चेंज नहीं हुआ, सेम है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है घट रहा है, तो घट रहा है तो उसको इस तरह दिखा दो यूं, दैट्स इट, खत्म। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, जब बढ़ रहा था तो आगे गया, जब कांस्टेंट है तो सेम था, और जब घटने लगा तो नीचे आ गया, दैट्स इट, हो गया। अब बीच में इसको इन्होंने ऐसे दिखाया है, ये वाला हिस्सा जो है आपका ये वाला हिस्सा ये है आपका ईपी ग्रेटर देन 1 क्योंकि आगे बढ़ रहा है। ये वाला जो हिस्सा है आपका ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है बेटा ये हो गया आपका ईपी, क्या हो गया ईपी इज इक्वल टू 1 हो गया। और ये वाला हिस्सा क्या है बेटा आपका ईपी लेस देन 1 हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर हुई? तो इस तरह से करना है, ये इसका आपका कर्व भी बन के क्लियर हो गया, समझ में भी आपको आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको तीसरा मेथड बचा है ज्योमेट्रिक मेथड, वो भी आपको बता देता हूँ, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चल भैया। अब तीसरा जो मेथड है, लास्ट मेथड जो होता है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड। अभी सब इंपॉर्टेंट है बेटा जी, देख लेना। अच्छा आप लोगों के लिए खास चीज जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ वो आपके लाऊंगा केस वाले क्वेश्चंस जो पेपर में आने हैं। भाई देखो सिलेबस तो सभी पढ़ा रहे हैं, सबने पढ़ाया होगा, बहुत से टीचर यूट्यूब पढ़ाते हैं और सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट आप लोगों के लिए मैं वो चीज़ ला के दूंगा जो आपको पेपर में मिलना है, जो आपके स्पेसिमेन में दे रखे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी क्लास में, उनको शेयर कर दो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ऐड नहीं हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8957250045 पर आप ऐड हो सकते हो। अपना नेम, अपना क्लास और अपना सिटी मेंशन कर देना, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर दूंगा। वहाँ पर मार्च तक जो आपके पेपर होने लास्ट, वहाँ तक सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, बहुत चीज़ें आपको शेयर करी जाएगी ताकि आप लोगों की भी हेल्प वहाँ पर हो सके। बहरहाल देखो ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है, तो ज्योमेट्रिक मेथड में ज्योमेट्री समझते हो ना आप लोगों ने, ऐसे बनाया होगा, एंगल वगैरह बनाते हो, ज्योमेट्री पढ़ोगे ना वैसे वही। तो ज्योमेट्रिक मेथड की हेल्प से अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लो जस्ट सपोज बेटा ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर एक सेकेंड, ठीक है। अब यहां से एक लाइन मान लो ऐसे खींची गई है, ठीक, क्या ये एक लाइन, ठीक। अब ये जो एक रो है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। इसको पहले मैं रफ कर दे रहा हूँ, ज्योमेट्री में होता है ना, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि 5 डिग्रीज होती है, कितनी डिग्रीज होती है 5। एक्सपेंडिचर मेथड में 3 डिग्री थी, ईपी इक्वल टू 1, ईपी लेस देन 1, ईपी ग्रेटर देन। जैसे जनरली परसेंटेज मेथड में कितनी थी 5, क्या क्या थी, ईपी इक्वल टू 0, ईपी इक्वल टू इन्फिनाइट, ईपी इक्वल टू 1, ईपी लेस देन 1 और ईपी ग्रेटर देन 1, यही 5 डिग्री थी ना, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या होगा बच्चा, एक यहां होगा, एक रेड से ले लो, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, राइट। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ईपी इज इक्वल टू 1, क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जब डाउन पे हो तो यहां पर क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू 0, और यहां पर ले लो, यहां पर होगा ईपी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, क्या होगा, ईपी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। इसको नाम दे दो, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर नीचे हो तो 0, बीच में हो तो 1 और यहां पर हो तो इन्फिनाइट, ये ठीक है। अब देखो 1 से ऊपर हो, इन्फिनाइट से नीचे हो,
इसको बोलते हैं हम लोग ईपी ग्रेटर देन 1। क्या बोलेंगे? ईपी ग्रेटर देन 1। अभी समझ में आएगा सारी चीजें। और यहाँ पर मान लो ईपी लेस देन 1। क्या होगा बेटा? ईपी लेस देन 1। तो ईपी इज इक्वल टू 0, ईपी इज इक्वल टू 1, ईपी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। यहाँ पर होगा ईपी लेस देन 1 और यहाँ पर क्या होगा? ईपी ग्रेटर देन 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता? नहीं। चलो अब एक चीज समझना अच्छे से, ध्यान से देखना कि एक तो निकालने वाला फॉर्मूला क्या बोले थे। फॉर्मूला है ईपी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, क्या होता है? एक सेकंड रुकना बस। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, ठीक है, ये एस बना भी है। ठीक है, समझ लेना, एस बना है। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। क्लियर? अब क्या होता है समझो। जैसे ये आपकी रो दे रखी है, अगर आपका यहाँ पर आएगा तो वो ईपी इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ पर आएगा तो ईपी क्या होगा? लेस देन 1 होगा। यहाँ पर होगा तो ईपी इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर आपका आएगा तो ईपी ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर आएगा तो क्या होगा? ईपी इक्वल टू इन्फिनाइट होगा। समझने के लिए, थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, लेट सपोज दैट जो लाइन आपकी है ये, इसको नाम दे दो। नाम दे दो, क्या नाम देते भाई? और नाम दे देते हैं, इसको दे दो पॉइंट ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी और ये क्या है आपका ई। ठीक, ये आपका ए है। ठीक है, ये है ए बी सी डी ई। ठीक, अब निकालो ईपी इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक, तो अब हम पहले सबसे पहले इसका निकालेंगे। तो इसका जो है ये बताओ, लोअर सेगमेंट क्या होगा? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब मान लो ये जो पूरी लाइन है, ये जो रो है, लेट सपोज लिख लेना वहां पर, ये मानने के लिए बताओ। लेट सपोज टोटल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर मान लिया बेटा हम लोगों ने? 8 सेंटीमीटर। तो मान लो ये इतना हिस्सा 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि आप 8 मानो, आप जो अपने हिसाब से मान सकते हो। ठीक है, मैंने 8 मान लिया। 2 2 2 2। ठीक, तो अब यहां से लोअर सेगमेंट पहले पे क्या होगा? ए से लेके ई तक। तो लोअर सेगमेंट क्या होगा? ए ई। क्या होगा बेटा? ए ई। समझ में आ रही बात? ए से ई तक। और अपर सेगमेंट क्या होगा? ये होगा ए ओ, या ओ ए भी लिख सकते हो। इसमें कोई रूल नहीं कि ए ई लिखो ई ए लिखो, दोनों चलेगा। ओ ए भी लिख सकते हो, ए ओ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब बताओ लोअर सेगमेंट क्या है भाई? लोअर सेगमेंट क्या है आपका? 8। लोअर सेगमेंट क्या है? 8। 2 4 चाहिए, यहां तक पूरा 8। और अपर सेगमेंट क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है, 0। और अगर 0 से हम लोग किसी को डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है? इन्फिनाइट आता है। कितना आता है? इन्फिनाइट आता है। और इसीलिए ये क्या है आपका? ये वाला पॉइंट ईपी इक्वल टू इन्फिनाइट है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखो और क्लैरिटी मिलती जाएगी। अब देखो दूसरा निकालो। ईपी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब देखो यहां पर लिख लो, यहां पर लिख लो ईपी एट पॉइंट, कहां पर था ये? ए पर। अब यहां पर लिख लो ईपी एट पॉइंट, ये वाले पॉइंट पर, पॉइंट बी। ईपी एट पॉइंट बी पर। अब बता लोअर सेगमेंट क्या है? यहां से लेकर पॉइंट बी पर, बी से लेकर ई तक, बीई। क्यों भाई? यहां से बी पे था, यहां तक बीई। और अपर सेगमेंट क्या होगा? अब यहां से लेके यहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ऊपर जाओगे ना, ऊपर जाओगे नहीं जाओगे, तो यहां पर क्या होगा? ए बी, या फिर आप बी ए भी लिख सकते हो। तो अब बताओ बीई कितना था आपका? यहां से लेके यहां तक 6। और बेटा ए बी कितना था? यहां से लेके यहां तक 2। तो अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 का मतलब क्या है? 1 से ज्यादा आ रहा है। तो ये जो ईपी इक्वल टू 0 आया, ये इन्फिनाइट यानी कि इक्वल टू इन्फिनाइट यानी कि क्या आया था? ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आया था। क्या आया था? परफेक्टली इलास्टिक। और यहां पर क्या आया? 3 आया, यानी कि ये क्या हो गया आपका? हाईली इलास्टिक। क्या हो गया बेटा? ये आपका हाईली इलास्टिक डिमांड। इतना समझ में आया? क्लियर है? बस 1 मिनट रुकना आप। चलो आपको इसी पेज पे दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको इधर जाना ना पड़े। अब तीसरा क्या है? दूसरे कलर से ले लूं? चलो देखो, ईपी एट पॉइंट, देखो पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी पे निकाल लो। ईपी एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे जाओगे बच्चा तो क्या होगा? ऊपर लोअर सेगमेंट अपॉन क्या होगा? अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट और
अपर सेगमेंट। आप फुल फॉर्म यूज करना, यूएस और एलएस लिख के मत चले आना, ठीक है भाई साहब। चलो तो लोअर सेगमेंट पॉइंट सी पे यहां से लेके यहां तक 2 4, तो लोअर सेगमेंट कितना होगा बेटा 4, और अपर सेगमेंट क्या होगा 2 और 2 कितना हो गया 4, और 4 से 4 को कट करोगे बेटा जी तो कितना आएगा 1, तो ये क्या हो गया EP इक्वल टू 1। EP इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक। क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक। दैट्स इट। इतनी समझ में आई बात कि नहीं आई? ये हो गया एट पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, एट पॉइंट सी पे। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है, जब 1 से ज्यादा आया तो हाईली इलास्टिक था, इन्फिनाइट आया तो क्या था आपका इलास्टिक था। क्लियर हो रहा है? अब देखो एट पॉइंट डी पर लिखोगे, ये लिख के दिखाना पड़ेगा आपको पूरा, ठीक है। ईपी एट पॉइंट डी, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक। लोअर सेगमेंट कितना है बेटा इसमें डी से ई, यहां पर लिखो डीई, और ये क्या है अपर सेगमेंट क्या है एडी, ठीक है। तो डीई कितना है बेटा जी डीई कितना है 2, और अपर सेगमेंट क्या है बेटा जी यहां से लेके यहां तक 2 4 6, और 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, आओ करें भाई कैलकुलेटर अपना जिंदाबाद। जब भाई 2 डिवाइड बाय 6 0.333 कितना आया 0.333। दैट मींस ये क्या हो गया इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं EP लेस देन 1। चेंज है लेकिन कम चेंज है, EP लेस देन 1। क्लियर हो रहा है? और लास्ट देख लो इस साइड, और भाई यहां पर लिखो EP एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट लास्ट E पर। E पर क्या होगा भाई, तो E पर होगा लोअर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं, OE हो जाएगा, ये लास्ट E है ना खाली OE, और ये क्या हो जाएगा AE। अब यहां पर तो क्या है भाई, यहां पर तो 0 है OE पे, AE कितना है 8, और अगर 8 से 0 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0 ही आएगा। कितना आएगा भाई 0 ही आएगा, और जब 0 आएगा तो वो क्या हो जाएगा EP इक्वल टू 0। दैट मींस EP इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा बोलो परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या हो जाएगा बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दैट्स इट ओवर। इस तरह से करना होता है। ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक मेथड। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो जल्दी से, फिर आपको आगे बताता हूँ, चैप्टर को एंड की तरफ लेके चलते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको देख के जाना। पेपर में अक्सर 5 नंबर का पूछ सकता है, पूछता था पहले बहुत ज्यादा, जब से केस स्टडी बन रहा है तो चांसेस कम है, बट पूछने के चांसेस तो बने रहेंगे, इसलिए पढ़ के जाना। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा किसी ने अभी तक किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको बता दो, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, वहां से नोट्स मिल जाएगा। नहीं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जैसे कि मैंने आपको पहले अपना नंबर दे रखा है, ठीक है। कहीं से भी कर लो, ऐप भी जरूर से डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको फ्री टेस्ट पेपर वगैरह बहुत सी चीजें अवेलेबल है जो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना जरूर से, ठीक। चलो देखो नंबर 1 पर है नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब देखो है क्या ये, पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है क्या, ये बोल रहे देखो इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है, डिमांड कभी क्या होती है इलास्टिक होती है, कभी क्या होती है इन इलास्टिक होती है। मतलब कभी जो है इन इलास्टिक, कभी डिमांड में चेंज ये होगा बहुत ज्यादा, और कभी डिमांड में चेंज क्या होगा यूं इतना सा नन्नू सा, है ना, और कभी क्या होगा बहुत ज्यादा चेंज होगा। तो अब डिमांड में जब बहुत ज्यादा चेंज होगा तो इलास्टिक होता है, कभी क्या होता है इन इलास्टिक होता है। उसके कौन कौन से फैक्टर हैं कि कब डिमांड इलास्टिक होगी और कब डिमांड इन इलास्टिक होगी। नंबर 1 पर है नेचर ऑफ द कमोडिटी। नंबर 1 पर क्या है बेटा नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी का नेचर कैसा है। देखो देखो 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है नेसेसिटीज और एक होता है लग्जरीज, ठीक है। लग्जरीज में आप कंफर्ट भी डाल लो चल जाएगा, दोनों में एक सेम काम करेगा। एक समान गुड से नेसेसिटीज टाइप की और दूसरा है लग्जरीज से कंफर्ट टाइप की। अब ये चीज समझो नेसेसिटीज में क्या होता है, तो हमारा आटा दाल चावल गेहूँ दूध ये सारी चीजें हैं, ये सब नेसेसिटीज में आते हैं। और लग्जरीज आइटम में AC फ्रिज, कंफर्ट भी मान सकते हो, AC फ्रिज वॉशिंग मशीन
है ना, कार, मतलब महंगी में लग्जरीज कार, ये सारी चीजें किस में आती है, लग्जरीज और कंफर्ट्स में आती है, राइट। तो अब चीज समझो, अगर नेचर ऑफ द कमोडिटी, ठीक, अगर मान लो कोई ऐसी कमोडिटी है जैसे जो नेसेसिटीज की चीजें हैं, उसका अगर प्राइस बढ़ जाए, अगर नेसेसिटीज की चीजों का प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, आप बताओ। डिमांड में ज्यादा चेंज होगा, डिमांड में ज्यादा चेंज होगा, कम चेंज होगा, कम होगा। आप बताओ, क्या चावल खाना बंद कर दोगे, क्या दाल खाना बंद कर दोगे, बीमार हो तो क्या मेडिसिन लेना बंद कर दोगे, नहीं बंद करोगे ना। तो वहां पर क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या रहेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या रहेगी, वहां पर सोच के बताओ, जल्दी बताओ क्या रहेगी, डिमांड वहां पर कम चेंज होगी, तो वहां पर क्या रहेगी, लेस इलास्टिक, क्या रहेगी, लेस इलास्टिक, क्योंकि आपकी जो नेसेसिटीज की चीजें वहां पर डिमांड क्या रहेगी, लेस इलास्टिक, और जो लग्जरीज चीजें हैं उसका प्राइस कम ज्यादा हो जाए, मान लो प्राइस कम हो गया लग्जरीज, तुरंत दौड़ते हुए झपटोगे, अरे भैया खरीद ले क्या, खरीद ले क्या, खरीद ले क्या, सस्ता हो गया, आईफोन सस्ता मिल रहा, चलो खरीदते हैं। लेकिन आईफोन महंगा हो गया, कहोगे नहीं भैया एंड्रॉइड से काम चला लेंगे। कहने का मतलब जब लग्जरीज चीजें सस्ती होती है तो लोग तुरंत जाते हैं, महंगी होती है तो लोग लेना बंद कर देते हैं। लेकिन नेसेसिटीज की चीजों में लेना है तो लेना है भैया, कोई रास्ता नहीं, तो वहां डिमांड लेस इलास्टिक है। हो सकता है 1 किलो की जगह 3 पाव लेने लगो, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा चेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, इलास्टिक होता है। याद रखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में नेचर ऑफ द कमोडिटी में, अगर कमोडिटी का नेचर नेसेसिटीज का है तो वहां पर डिमांड लेस इलास्टिक रहेगी, और नेसेसिटीज अगर नेचर लग्जरीज आइटम है तो वहां पर डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। डोंट फॉरगेट अबाउट इट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। आगे देखो, नंबर 2 पर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या है बेटा, एक सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम देना बस भैया, कॉल आ रही है, 1 सेकेंड बस, अर्जेंट कॉल है। हेलो, हाँ बताएं। ठीक है भैया, चलो कंटिन्यू करते हैं। अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट के बाद नंबर 2 पर है बेटा हमारा आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो। मतलब जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल मान लो पेप्सी है, क्या है, पेप्सी है। अगर पेप्सी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे कोक अवेलेबल है, ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ है, टी है, कॉफ़ी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो फिर डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। मतलब मान लो पेप्सी थी, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, तो लोग क्या करेंगे, कोक पीना स्टार्ट कर देंगे, कहेंगे हटाओ पेप्सी नहीं पीना है, कोक पिएंगे, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है ना इंसान के पास, तो फिर वो दूसरे के भागता है, ठीक है। लेकिन जब इंसान को सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है तो फिर वो नहीं जाता। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, पेप्सी क्या है और यहाँ पर क्या बेटा, कोक है। तो पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो लोग क्या करें, कोक पीना स्टार्ट कर दिए। तो डिमांड क्या रहेगी यहाँ पर, हाईली इलास्टिक रहेगी। अगर हाईली इलास्टिक, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड क्या रहेगी, हाईली इलास्टिक रहेगी। लेकिन अगर मान लो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड क्या रहेगी, लेस इलास्टिक रहेगी। मतलब मान लो पेप्सी है, अब पेप्सी है तो पेप्सी है भैया, मार्केट में कोई कोक ना कोक है ना कैंपा है, कुछ नहीं, बस पेप्सी है, पीना है तो पियो, तो मजबूरी है, प्राइस बढ़ेगा तब भी पियोगे, तो डिमांड वहां पर लेस इलास्टिक रहेगी। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं रहेगा तो डिमांड लेस इलास्टिक रहेगी, लेकिन सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेगा तो डिमांड इलास्टिक रहेगी, ठीक। नंबर 3, नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसके नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा हो। जस्ट लाइक एग्जांपल मिल्क है, अगर इसके नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा होते हैं, मिल्क से दूध तो रहता ही है, दही बनती है, पनीर बनता है, खोआ बनता है, मिठाई बनती है, बहुत चीजें बनती है, ठीक है, मिल्क शेक, बादाम शेक, सब कुछ बना के पियो मिल्क से। तो अब मान लो मिल्क का प्राइस कम हो जाए तो डिमांड में चेंज आएगा, डिमांड क्या हो जाएगी, हाईली इलास्टिक रहेगी, यानी कि इलास्टिक रहेगी। क्यों, क्योंकि लोग कहेंगे भैया अब बाहर से थोड़ी ना पियेंगे बनाना शेक बना के, हम लोग घर में ही बना के पी लेंगे, तो वहां पर डिमांड क्या रहेगी, हाईली इलास्टिक रहेगी। क्या रहेगी, हाईली इलास्टिक रहेगी, राइट। लेकिन अब 4th है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोन। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोन का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज है जिसकी पॉसिबिलिटी है पोस्टपोन करने की। जैसे सपोज मान लो आपको कल जाना है शादी में और आपको सूट खरीदना है, ठीक है, अब कल ही खरीदना है तो भैया पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, मजबूरी है, तो फिर वहां पर प्राइस ज्यादा भी रहेगा तो डिमांड क्या रहेगी, लेस इलास्टिक, क्योंकि हम चेंज कर ही नहीं सकते ना, हमें कल का कल ही चाहिए। लेकिन अभी हमें आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ बाद चाहिए, तो प्राइस ज्यादा हो या ज्यादा होगा तो कहेंगे कोई बात नहीं बाद में ले लेंगे, तो वहां पर डिमांड क्या रहेगी, चेंज आ जाएगा, हाईली इलास्टिक रहेगी। समझ में आ रही बात की, वहां पर आप डिमांड चेंज कर सकते हो क्योंकि आप बाद में ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो मजबूरी है, चेंज कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या, लेस इलास्टिक। नंबर 5 हो गया।
अब देखो नंबर 5 पर है बेटा प्राइस लेवल। क्या है? प्राइस लेवल। अब ये प्राइस लेवल क्या होता है इसको भी देख लो भैया, इसको रफ करूं, एक सेकेंड। देखो प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है, देखो बेटा प्राइस लेवल का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी का प्राइस होना, राइट। तो दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं एक्सपेंसिव गुड्स, एक होते हैं चीप यानी कि सस्ती क्वालिटी गुड्स, ठीक है। एक्सपेंसिव गुड्स मतलब समझ सकते हो जो महंगे सामान होते हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो अगर मान लो इस सब के प्राइस बढ़ते तो लोग कहते हैं नहीं भैया नहीं खरीदना, इसके प्राइस कम होते हैं तो डिमांड तुरंत चेंज होती है, दौड़ते दौड़ते भागते हमें लेना हमें लेना हमें लेना हमें लेना है ना। तो वहां पर डिमांड क्या होती है आपकी, हाईली इलास्टिक होती है, यानी कि इलास्टिक होती है एक्सपेंसिव गुड्स में। लेकिन चीप गुड्स है, सस्ते गुड्स है, तो वहां पर इतना फर्क नहीं पड़ता है, वहां पर डिमांड क्या रहती है, लेस इलास्टिक रहती है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बचा है, इसको देख लो, इनकम लेवल। इनकम लेवल का मतलब क्या है, इनकम को डिनोट करते हैं हम लोग वाई से। किससे डिनोट करते हैं, वाई से। अगर मान लो इनकम आपकी बढ़ रही है, इनकम आपकी बढ़ रही है, तो आप डिमांड भी क्या करोगे भैया, बढ़ाओगे। जाहिर सी बात, इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो जाहिर सी बात है इनकम किसी की बढ़ती है तो वहां पर डिमांड भी क्या होगी, हाईली इलास्टिक रहेगी, डिमांड में चेंज आएगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि भैया मेरी इनकम बढ़ गई, दिमाग मेरा पैर जमीन पे थोड़ी रहेगा, पैर आगे रहेगा ना, ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ वो खरीद लूँ, सब कुछ खरीद लूँ। लेकिन अगर मान लो इनकम मेरी कम हो जाए, डिमांड जमीन पे आ जाएगा, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, डिमांड क्या रहेगी वहां पर, लेस इलास्टिक रहेगी। डेट्स इट, खत्म, कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आपका हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट और लास्ट टॉपिक बचा उसको कराता हूं और चैप्टर को भी द एंड करता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है तीन तरह की। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस के बारे में ऑन डिटेल हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया। अब दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है, देखो इसमें प्राइस में क्या होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। अब ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इनकम। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पता करना है तो उसको आप लिख सकते हो ई वाई, क्योंकि इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आप जहां पर लिखते थे परसेंटेज इन प्राइस, वहां पर क्या लिखोगे आप लोग, परसेंटेज चेंज इन इनकम। समझे कि नहीं समझे? जहां पर प्राइस लिखते तो वहां पर क्या लिखोगे आप लोग, इनकम लिखोगे। इतनी बात समझ में आ रही है जी? चलिए ठीक है। ये क्या है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है, जब इनकम में चेंज होने से डिमांड चेंज हो। अगर हम लोग जनरल बात करें, मान लो इनकम किसी की बढ़ी तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान हो डिमांड बढ़ाता है, इनकम घटी तो डिमांड क्या होता है, घटाता है ना। समझ में आ रही बात? तो नॉर्मल सी बात है, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ाया, इनकम घटी डिमांड घटाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अब इसमें तीन चीजें हैं, एक है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, दूसरा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा क्या है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तीनों चीजें है क्या, और बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव जो चीजें होती है उसमें क्या देखने को मिलता है, तो ये आपको नॉर्मल गुड्स के केस में देखने को मिलेगा। कौन से गुड्स के केस में बेटा, नॉर्मल गुड्स के केस में। अभी नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, डिमांड चैप्टर ने बताया, नॉर्मल गुड्स जो कि अच्छी क्वालिटी गुड्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी गुड्स। तो अब ये सोचो अगर इनकम बढ़ी तो आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स ज्यादा लोगे कम लोगे, सर ज्यादा लेंगे सर, कौन है जो खराब क्वालिटी का लेगा इनकम बढ़ने पे। और अगर मान लो इनकम घट गई तो क्या करोगे, डिमांड कम कर दोगे। क्यों भाई, इनकम कम होगी तो मैं नॉर्मल गुड्स नहीं ले पाऊंगा, अच्छी क्वालिटी गुड्स कम करूंगा। भाई इनकम कम है, गरीब आदमी हूँ, कहाँ से लूंगा, जो अमीर आदमी है भैया वो लेगा। तो अब इनकम बढ़ने में डिमांड बढ़ गई, इनकम घटने में डिमांड घट रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। जब जो कि नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है। अब सोच रहे हो सर इनकम बढ़ने पर डिमांड घटाया कौन, अभी देखो बताता हूँ कौन घटाएगा, निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं भैया इन्फीरियर गुड्स से। अब इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, जो सस्ती क्वालिटी गुड्स होते हैं, ठीक है। अब पानी वाला दूध आता है ना, अब पैकेट वाला अमूल का दूध ले रहे हैं कुछ लोग इनकम बढ़ने पे, अब इनकम घट गई तो फिर से वो कहे पानी वाला दूध ले लो, उसी से काम चलाना पड़ेगा ना। तो इनकम बढ़ी, तो इनकम बढ़ी, अब तुम सोचो इनकम बढ़ गई
तो क्या खराब क्वालिटी गुड्स ज़्यादा लोगे, चीप क्वालिटी के नहीं लोगे ना, इन्फीरियर गुड्स कम करोगे, डिमांड कम हो जाएगी। और जैसे ही इनकम घटी वैसे ही ज़मीन पे आ जाओगे, पैर आसमान से ज़मीन पे आ जाएगा, वहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये इन्फीरियर गुड्स के केस में होता है, प्राइस बढ़ा इनकम बढ़ी, डिमांड घटी, इनकम घटी डिमांड बढ़ी। कैसा रिलेशन बन रहा है भाई साहब, इनवर्स बन रहा है। और ये इन्फीरियर गुड्स के केस में होता है उल्टा। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, जीरो में क्या होता है, जीरो समझते हो, ये तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है, ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, और ये तीसरा वाला क्या है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। इसमें क्या होगा, ये इसमें तो कोई फर्क, इनएक्सपेंसिव गुड्स है, मतलब इनकम बढ़ी, अब मैच बॉक्स माचिस के डिब्बा सब में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, मैच इनएक्सपेंसिव गुड्स के केस में होता है ये इनएक्सपेंसिव गुड्स। अब मान लो मैच बॉक्स है, आपकी इनकम बढ़ गई तो क्या ट्रक भर के माचिस के डिब्बा खरीद के ले आओगे, नहीं ना, इनकम इतना फर्क नहीं पड़ता, इनकम डिमांड कांस्टेंट रहती है इनकम बढ़ने पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हो रही है बात की नहीं मेरे भाई, हो रही है, चलो ठीक है, वेल एंड गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं, लास्ट है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट क्या बेटा हमारा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। इनकम के बाद जो हमारा लास्ट है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है पहले समझो, फिर इसको समझाता हूँ, चैप्टर को खत्म करता हूँ। न्यूमेरिकल की बात नहीं तो न्यूमेरिकल भी आज ही मिलेगा आपको, ये वीडियो आपको अगर 3-4 बजे मिली होगी तकरीबन, तो आपको दूसरी वीडियो आपको 7 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब होता है जहां पर दो गुड्स होते हैं, जैसे मान लो एक गुड्स है एक्स, एक है गुड्स वाई। जब दो गुड्स होते हैं उनके बीच में अगर एक्स में चेंज हुआ तो वाई पे क्या फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए लो, ऐसे ले लो, टी और कॉफी ले लो, अगर इस पे प्राइस बढ़ा तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा। जब एक की वजह से दूसरे के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, मतलब अभी तक समझो, एक से दूसरे के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब एक गुड्स के दूसरे गुड्स के ऊपर इफेक्ट पड़े, वो क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। अब पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में मान लो टी है, पॉजिटिव जो होता है वो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में होता है, किस में होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में होता है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है। जब सपोज अगर मान लो दो गुड्स लिए मैंने, एक है टी और एक है कॉफी, और जब सपोज मान लो टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कभी पता कर लेना, टी का प्राइस बढ़ा कॉफी की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। जो लोग टी पीते थे कहेंगे भैया कॉफी पी लेंगे, और जैसे ही सॉरी टी का प्राइस कम हुआ वैसे ही कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो लोग टी पीते थे वो लोग क्या पीना स्टार्ट कर देंगे, कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, समझ में, सॉरी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव जो होता है बेटा आपका वो कौन से केस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, ये टी है कॉफी है यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटू, यहाँ पर आपने टी ले लिया, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, कॉफी ले लिया। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ले लो, यहाँ पर पेट्रोल है, क्या है बेटा, यहाँ पर आपका पेट्रोल है, और यहाँ पर क्या है आपका, बाइक ले लो, कार ले लो, ठीक है कार ले लो। अब मान लो ये वो गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जो इनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, ये एक दूसरे के बिना यूज होता है, ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मतलब पेट्रोल बढ़ा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कार की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, पेट्रोल का प्राइस घटा, कार की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि यार फर्क पड़ेगा ना यार, लोग कहेंगे पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है क्या करेंगे, कार लेके इतनी डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल का प्राइस घटेगा कार की डिमांड बढ़ जाएगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है, इनवर्स रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। ये क्या हो गया, क्रॉस निगेटिव इलास्टिसिटी डिमांड। और तीसरा क्या है, पॉजिटिव, ये जीरो हो गया यहाँ पर। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, यहाँ पर कोई फर्क ही ना पड़ता हो। जैसे मिल्क है, अब मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो क्या आयरन के रेट पे कम डिमांड घटेगी, क्या मोबाइल लोग कम लेना कर देंगे, मोबाइल का मिल्क से क्या लेना देना है, बात समझ में आ रही है। जिसका एक दूसरे को लेना देना ही नहीं, वो क्या है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लो। चैप्टर आपकी ये वीडियो आपको तकरीबन 3 बजे मिल रही होगी आज दोपहर में, दूसरी वीडियो आपको मिलेगी तकरीबन 7 बजे तक, तो उसको भी देख लेना, तब तक इसको पढ़ डालो, दम लगा पढ़ो। 30 दिन के बोला था चैलेंज, तो 30 दिन में थोड़ी टाइम 10 दिन वीडियो नहीं आ पाई थी, बट उससे पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा 25 दिसंबर तक। बने रहो, आज 12 तारीख है, 25 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और अच्छे से पढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना।
और आप पर्सनल मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे मोबाइल नंबर 8957250045 पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर लेना, कॉल बार बार मत करना, डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि बीच में बहुत सी मेरी क्लासेस भी रहती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।